कराची की सुनसान सड़क पर एक एम्बुलेंस खराब खड़ी थी। इसमें मौजूद मरीज दर्द से निढाल था। शाम का वक्त, शदीद हब्स का मौसम और मरीज के चेहरे पर बेशुमार मक्खियां बनबना रही थीं, जिन्हें हटाने के लिए एक नर्स और एक खतून हाथ से पंखा झलने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर ने मरीज की नब्ज चेक की तो ये डूब रही थी। बेबसी, लाचारी और शायद किसी साजिश का शिकार होने वाले ये बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं, बल्कि करोड़ों मुसलमानों की दिलों की धड़कन कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। जिनकी एक आवाज पर बरसगीर के मुसलमान लब्बैक कहते थे। आज इनके पास कोई भी मौजूद नहीं था। दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत पाकिस्तान के ख्वाब को उन्होंने अपने अज़्म हिम्मत से सच कर दिखाया था। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है, मगर इसी पाकिस्तान में इनकी एम्बुलेंस 2 घंटे तक खराब रही। क्या हुआ एम्बुलेंस को? इंजन अभी ठीक करता हूँ। पेट्रोल खत्म हो गया, झटके ऐसे ही थे। नहीं, ये इंजन की खराबी है। कोई मदद को नहीं आया। पाकिस्तान की तारीख अलमियों, साजिशों और अनखुले राजों से भरी पड़ी है, और इस साजिश के पहले शिकार शायद कायदे आजम हुए। तो दी अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान के एपिसोड 5 में जिन्ना साहब के आखिरी दिनों के राजों से पर्दा उठाएंगे, जिन्हें तारीख में दबा दिया गया। हमारे साथ जुड़े रहिए। कायदे आजम ने 50 साल तक बिला नागा 14 घंटे से ज्यादा काम किया था, जिससे उनकी सेहत तबाह हो चुकी थी। कायदे आजम बहुत पहले ही टीबी जैसी मोहलिक बीमारी का शिकार हो चुके थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी ये बीमारी बढ़ती चली गई और 1946-1947 में जिन्ना साहब के फेफड़ों में टेबल टेनिस की गेंद जैसे बड़े धब्बे पड़ चुके थे। अब इनकी जिंदगी के दिन थोड़े थे, मगर वो सिर्फ अपनी विल पावर से जिंदा थे। इस बात का इल्म बॉम्बे के सिर्फ 2 पारसी डॉक्टर्स को था, डॉक्टर जल रतन जी पटेल और डॉक्टर जलदाबू। इन डॉक्टर्स ने जिन्ना साहब की बीमारी के राज और एक्सरेज को एक खुफिया लॉकर में छुपा रखा था। इसलिए बरतानवी खुफिया एजेंसी और सीआईडी तक को भी यह मालूम नहीं था कि जिन्ना साहब इतने सख्त बीमार हैं। फ्रीडम एट मिडनाइट में साफ साफ लिखा है कि अगर अप्रैल 1947 तक भी माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी में से किसी एक को भी इस बीमारी की शिद्दत का अंदाजा हो जाता तो वो आजादी से पहले जिन्ना साहब के खात्मे का इंतजार करते और हिंदुस्तान का कभी बंटवारा ना होता। मगर पाकिस्तान के क़याम से जिन्ना साहब की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो गया था। तो इसके बाद हौलनाक कत्लेआम, लाखों महाजरीन की आमद, मसला कश्मीर और दीगर मसाइल के साथ इनकी सेहत गिरती चली गई। जुलाई 1948 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इफ्तिताह के बाद वो जुलाई में कराची से सैकड़ों मील दूर जियारत चले गए। अब इन्हें यहां जाने का मशवरा किसने दिया, कोई नहीं जानता। और फिर जियारत में इनका इलाज हुकूमती सतह पर नहीं बल्कि जाती हैसियत में मोहतरमा फातिमा जिन्ना की निगरानी में होना था। इलाज ठीक चल रहा था, मगर कायदे आजम अपनी बीमारी की परवाह ना करते हुए भी दिन रात सरकारी फाइल्स देखने में मसरूफ रहते थे। शायद इसीलिए इन पर बीमारी का शदीद हमला हुआ। और फिर फातिमा जिन्ना की हिदायत पर 23 जुलाई 1948 को किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कर्नल अलाई बख्श जियारत पहुंचे, जिसके बाद इनकी फरमाइश पर टीबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रियाज अली शाह, एक्सरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आलम और क्लिनिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुलाम मोहम्मद को भी बुलाया गया। यूं इन डॉक्टर्स की टीम ने जिन्ना साहब का इलाज शुरू किया। और फिर एक दिन जियारत में वजीर आजम पाकिस्तान लियाकत अली खान
और चौधरी मोहम्मद अली बगैर किसी पेशगी इतला के आ पहुंचे। कर्नल अलाई बख्श से कायद आजम की सेहत दरियाफ्त की तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना की हिदायत पर यहां आए हैं और सिर्फ उन्हें ही बताने के पाबंद हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना लिखती हैं कि ये सब कायद आजम को पता चला तो उन्होंने फरमाया, फातिमा तुम जानती हो कि वो यहाँ क्यों आए हैं? ये देखने कि मेरी बीमारी कितनी शदीद है और मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा। वो मजीद लिखती हैं कि कायद से मुलाकात के बाद खाने की मेज पर वजीर आजम पाकिस्तान लियाकत अली खान इंतहाई खुशगवार मूड में थे और लतीफे सुना रहे थे, जबकि मैं भाई की सेहत के लिए खौफ से कांप रही थी। इन्हीं हालात और शदीद ज़हनी दबाव के बाइस जिन्ना साहब की तकलीफ बढ़ती गई और डॉक्टर्स की टीम ने इन्हें कराची भेजने का फैसला किया, मगर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। टीबी से कायद आजम के फेफड़े बुरी तरह मुतासिर हो चुके थे और सितंबर के अवाइल में कायद आजम को हेमरेज हुआ। 5 सितंबर को इन पर नमोनिया का हमला हुआ। 10 सितंबर को डॉक्टर्स ने बता दिया कि अब वो सिर्फ चंद दिन के मेहमान हैं। उसी रोज जिन्ना साहब पर बेहोशी का गलबा हुआ और कायद की जुबान से बेरब्त ये अल्फाज निकले, कश्मीर, इन्हें फैसला करने का हक दो, आइंदा मैं इसे मुकम्मल करूंगा। महाजरीन, इन्हें हर मुमकिन मदद दो। पाकिस्तान। शायद ये सब कायद आजम की आखिरी ख्वाहिशात थी। 11 सितंबर को कायद आजम का वाइकिंग नामी खसूसी त्यारा और एक डकोटा जहाज कोयटा पहुंचे, जहां से 2 घंटे का सफर करके 4:15 बजे वो माड़ीपुर हवाई अड्डे कराची पहुंचे। अब हैरानकुन बात यह भी है कि कायद आजम की कराची आमद को खुफिया रखा गया था, इसलिए उनके इस्तकबाल के लिए उनके मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल नोलेस मौजूद थे। जल्दी से उनको फौजी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया और काफिला गवर्नर जनरल हाउस के लिए रवाना हो गया, जो वहां से सिर्फ 8-9 मील दूर था और यकीनी तौर पर एम्बुलेंस को कुछ मिनट बाद मंजिले मकसूद पर पहुंच जाना चाहिए था। मगर मुश्किल से 4 मील चलने के बाद एम्बुलेंस पुरस्कार तौर पर रुक गई। कर्नल अलाई बख्श लिखते हैं कि इसके इंजन में कोई खराबी पैदा हो गई थी, जबकि मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपनी किताब मेरा भाई में लिखती हैं कि इन्हें बताया गया कि एम्बुलेंस में पेट्रोल खत्म हो गया है। क्या हुआ एम्बुलेंस को? पेट्रोल खत्म हो गया, झटके ऐसे ही थे। सोचिए, कायद आजम की बीमारी लाइलाज हो चुकी थी। वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे और बवाए कौम के लिए इस हद तक लापरवाही बरती गई कि एयरपोर्ट पर कोई नर्स मौजूद नहीं थी, किसी दूसरी एम्बुलेंस का बंदोबस्त नहीं किया गया था। एम्बुलेंस पुरस्कार तौर पर खराब हो चुकी थी या इसमें पेट्रोल नहीं भरवाया गया था। ड्राइवर 20 मिनट तक कोशिश करता रहा, मगर वो तो जैसे जाम हो चुकी थी। फातिमा जिन्ना ने मिलिट्री सेक्रेटरी को दूसरी एम्बुलेंस का इंतजाम करने को कहा। कर्नल लो, उस पेट्रोल का इंतजाम करें। कोई दूसरी एम्बुलेंस मंगवाई। जी, जल्दी करते। कौम का मसीहा शदीद गर्मी और हब्स में महाजर बस्ती के करीब वीरान सड़क पर जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। कायद आजम के चेहरे पर बेशुमार मक्खियां बिनबना रही थीं, जिन्हें खुद से उड़ाने से वो कासिर थे। वो पसीने में शराबूर हो चुके थे। उनकी बहन और कोयटा से साथ आई नर्स मुसलसल गद्दे से बनाया गया पंखा झल रही थी। कर्नल अलाई बख्श लिखते हैं कि ऐसे में उनकी नफ्स चेक की गई तो वो बेकायदा और कमजोर हो चुकी थी। वो दहशतज़दा रह गए और भागकर चाय के थर्मास से कायद आजम को थोड़ी सी चाय पिलाने की कोशिश की। 1 घंटे से भी ज्यादा इंतजार के बाद बिल आखिर एक एम्बुलेंस आई और इन्हें गवर्नर जनरल हाउस मुंतकिल किया गया। इस सब में वो सफर जो चंद मिनटों पर महीद था, इस पर 2 घंटे से ज्यादा वक्त लगा और 6:10 पर वो रिहाइशगाह पहुंचे। इन्हें किसी अस्पताल में मुंतकिल क्यों नहीं किया गया, इस सवाल का जवाब भी किसी के पास नहीं। कायद आजम जो पहले ही निढाल थे, वहां पहुंचकर गनूदगी में चले गए और हैरत की बात यह कि इनके तीनों डॉक्टर्स जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला बानिए पाकिस्तान के पास रुकने के बजाय अपने कामों में मसरूफ होते हुए गवर्नर हाउस से चले गए और मोहतरमा फातिमा जिन्ना भाई के पास अकेली रह गई। कायद आजम की हालत मजीद बिगड़ी तो रात 9:15 बजे डॉक्टर इलाही बख्श डॉक्टर रियाज शाह के साथ दोबारा पहुंचे, मगर कायद आजम को ठंडे पसीने आ रहे थे। इनके हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। इन्हें एक दवा दी गई जिससे वो निगल ही नहीं सके। जिस्म में खून का दबाव बढ़ाने के लिए बिस्तर के पाए ऊंचे करने के लिए ईंटें या लकड़ी के ब्लॉक और टांगों के लिए पट्टियां लाने का कहा गया।
मगर गवर्नर जनरल हाउस में यह सब कुछ मौजूद ही नहीं था। बिल आखिर ईंटों की जगह किताबें रखकर बिस्तर को ऊंचा किया गया। डॉक्टर रियाज शाह ने कायद की रग में इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, मगर रगें खत्म हो चुकी थी। कर्नल इलाही बख्श ने कायद आजम का हौसला बढ़ाने के लिए कहा, सर हमने आपको इंजेक्शन दे दिया है, इसका फौरी असर होगा, इंशाल्लाह आप सेहतयाब हो जाएंगे। मगर कायद आजम ने मध्यम लहजे में सर को जंबिश देते हुए कहा, नो आई एम नॉट, कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। कर्नल इलाही बख्श के मुताबिक जिन्ना साहब के ये आखिरी अल्फाज थे जो उन्होंने अपनी वफात से आधा घंटा पहले कहे थे। मगर मोहतरमा फातिमा जिन्ना लिखती हैं कि उनके भाई के आखिरी अल्फाज ये थे जो उन्होंने उनसे कहे, फातमी खुदा हाफिज, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गवर्नर जनरल हाउस के उस कमरे में 3 डॉक्टर्स, 1 नर्स और मोहतरमा फातिमा जिन्ना मौजूद थे। रात 10:20 पर करोड़ों मुसलमानों के दिल की धड़कन बनने वाले कायद के अपने दिल की धड़कनें खत्म हो चुकी थी और रूह परवास कर चुकी थी। उनके इंतकाल की खबर हर तरफ फैल गई। गवर्नर जनरल हाउस में देखते ही देखते हजारों लोग जमा हो गए। पाकिस्तान में इंडिया के पहले सफीर रहे श्री प्रकाश लिखते हैं कि जिस शाम जिन्ना साहब का इंतकाल हुआ उस वक्त फ्रांसीसी सफारत खाने में शराब की पार्टी हो रही थी, जिसमें उनके साथ वजीर आजम लियाकत अली खान और दीगर वज़रा शामिल थे। जब लियाकत अली खान को इतला दी गई कि कायद कराची पहुंच गए हैं तो उन्होंने कहा, जिन्ना सादा मिजाज आदमी है, इसलिए शायद उन्होंने किसी को खबर नहीं दी होगी। 12 सितंबर को दोपहर 3 बजे कायद आजम का जस्दे खाकी सफरे आखिरत पर रवाना हुआ। माह-ए-नौ कराची की खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक जनाजे में 5 लाख से ज्यादा अफराद शरीक थे और जनाजा 3 घंटे से ज्यादा वक्त में जनाजगाह पहुंचा। कायद की मैयत 6:24 पर लहद में उतारी गई। मगर यह सब इतनी आसानी से नहीं हुआ, बल्कि इस पर भी पर्दे पड़े हुए हैं। उस दिन जिन्ना साहब के एक नहीं बल्कि 2 जनाजे हुए थे। पहला जनाजा बंद कमरे में मोहतरमा फातिमा जिन्ना की ख्वाहिश पर एक शिया आलिम दीन ने पढ़ाया था। अकील अब्बास जाफरी बीबीसी उर्दू के लिए अपने तहकीकी मजमून में लिखते हैं कि कायद आज़म की आखिरी रसूमात असना अशरिया जमात के तहत अदा की गई। पहले खारा दर में वाक़िया बड़े इमाम बाड़े के गुस्साल हाजी कल्लू ने उनकी मैयत को गुस्ल दिया और कफन पहनाया, जिसके बाद कायद का पहला जनाजा बंद कमरे में मौलाना सैयद अनीसुल हुसनैन रिजवी ने पढ़ाया, जिसमें कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हाशिम रजा, कराची के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सैयद कासिम रजा, सिंध के वजीर आला यूसुफ हरून और हाजी कल्लू वगैरह ने शिरकत की। जबकि दूसरा जनाजा सरकारी तौर पर हुआ जो अलामा शबीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाया और इसमें हुकूमती शख्सियात समेत लाखों लोगों ने शिरकत की। बाबाए कौम तो अपने रब के हुजूर पेश हो गए, मगर पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही कि यहाँ हर दूसरी बात को सरकारी राज समझा जाता है, हकीकत को दबाया जाता है और 7 पर्दों में छुपाया जाता है। इसीलिए मोहतरमा फातिमा जिन्ना की किताब मेरा भाई के कुछ हिस्से हज़फ किए गए और कर्नल इलाही बख्श की किताब पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी।